नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आज शुरुआत में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से होंगे, ब्रोकरेज हाउस के रडार पे कौन से स्टॉक्स होंगे, और इसी के साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज सुबह सुबह की जो पहली रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। कल भी हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन था जब बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली और चौतरफा खरीदारी का माहौल कल भी देखने को मिला है। अब कौन से लेवल्स हैं आने वाले समय में जहां पर की नजर रहेगी ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच, ये भी जानना काफी जरूरी होगा। लेकिन इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से, ये समझ लेते हैं। प्रियंका जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए आज संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में रिलीफ रैली, पुल बैक रैली जारी रही। कल आपने देखा कि डाउ, नास्डैक और S&P तीनों इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए। इनफैक्ट डाउ में लगभग 250 अंकों की तेजी, तो इन नास्डैक और S&P में लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट पूरे एशियन मार्केट्स की बात करें, निकाई, हैंगसेंग, शंघाई सभी आपको मजबूती के संकेत इस वक्त दे रहे हैं। तो एक पुल बैक का जो माहौल है वो सारे ग्लोबली सभी ऑलमोस्ट मार्केट से दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। क्रूड में भी इनफैक्ट एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। हम लगभग $75 पर बैरल के पास है अब क्रूड। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि शायद अब लगता है कि थोड़ा सा जो सप्लाई को डिमांड को लेके जो कंसर्न्स थे वहाँ थोड़ा ईज आउट होती हुई सिचुएशन दिखाई दे रही है। और क्योंकि ईयर एंड है तो यहाँ पर जो क्रूड से रिजर्व जारी कर रही होती है कंट्रीज, यूएस स्पेसिफिकली, वो उन्होंने कम किया हुआ है। तो उस वजह से भी आप देखेंगे कि क्रूड में इस वक्त तेजी बनी हुई है। यूएस डॉलर इंडेक्स से एक बड़ी अपडेट है पूजा, यहाँ पर थोड़ी नरमी आई है। लगभग हम 96 के पार है। आपको याद होगा कि 96.50 तक भी हम चले गए थे पीछे के दिनों में, पिछले हफ्ते में। इनफैक्ट कल तक भी तेज था यूएस डॉलर इंडेक्स, लेकिन वहां थोड़ी नरमी आई है। बॉन्ड यील्ड ईज आउट हुए हैं, तो यहां पर थोड़ा कूल ऑफ देखने को, एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। और क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वहां पर थोड़ी गिरावट बनी हुई है पूजा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखेंगे तो जो पुल बैक रैली है वो अभी भी जारी है और उसी का देखिए असर एशियाई बाजारों पर भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर शुरुआत की बात करें तो SGX निफ्टी इस वक्त पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब ½ % ऊपर इस वक्त SGX निफ्टी दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं FIs और DIs के आंकड़ों पर, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज रणनीति भी क्या होनी चाहिए। तो आज जो आंकड़े हैं FIs की तरफ से, बिकवाली का ही आंकड़ा है लेकिन आंकड़ा थोड़ा कम है। 827 करोड़ का ही आंकड़ा आज नजर आ रहा है कैश मार्केट में FIs की तरफ से। और DIs ने कैश मार्केट में अच्छी खरीदारी की है, 1590 करोड़ के आसपास की खरीदारी DIs करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर में 810 करोड़ की बिकवाली की और इंडेक्स ऑप्शन में करीब 2485 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो आंकड़ा जो है FIs का बिकवाली तरफ ही है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। और DIs के कैश मार्केट में जो आंकड़ा है वो अच्छा दिख रहा है। तो आज के संकेतों को कैसे देखना चाहिए आज के मार्केट्स के लिए, ये भी समझ लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए अब ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे ये जो 2 दिन से हम देख रहे हैं तेजी, क्या वो आगे भी जारी रहेगी? और आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है तो उसको देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या स्ट्रैटेजी लेके चलें? तो गुड मॉर्निंग पूजा जी। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम निफ्टी की बात करें तो दोनों ही इंडाइस ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है और वो ही हो रहा है। अगर मैं इन दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करूं तो निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म करने की संभावना रखता है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी से। अगर हम निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी का जो पिछला स्विंग होता है वो लगभग 16,762 या 80 के आसपास था। वो उस लेवल को तोड़ के अब वॉल्यूम के संग में ऊपर गया, तो ये दर्शाता है कि मजबूती जो है वो बनी हुई है। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो डे हाई पे, इंट्राडे हाई के आसपास ही इसने क्लोज दिया है। और आज के जो संकेत आपको जो है निफ्टी से मिल रहे हैं और या हमारे चार्ट के पॉइंट व्यू से हम लेके चलें तो गैप ऑफ ओपनिंग और पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगी और पुल बैक रैली कार्ड में एक्सपेक्टेड है। अब ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 17,040 का है, उसके बाद में 17,150 का है। सपोर्ट की बात करूं तो 16,830 और उसके नीचे अगर गया तो 16,830 का है। मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपायरी जो रहे जो निफ्टी के वीकली वो लगभग
16,050 से लेके 17,100 के बीच में रहनी चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी की, तो उसकी भी पॉजिटिव ओपनिंग ही है और ऊपर में 35,400 और 35,750 ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे। लेकिन इमीडिएट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 35,200 का है। अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो आप देखेंगे कि उसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो कि इमीडिएट इसको 35,750 तक लेके जा सकती है। तो दोनों इंडेक्स पॉजिटिव हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड करते स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कीजिए। ओके, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की राय होगी और ट्रेंड बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी जो ओपनिंग होगी वो हरे निशान में देखने को मिल सकती है। ब्रिजेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? तो पूजा जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाई साइड में हैं और जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा कि इस पुल बैक में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स थोड़े संकेत दे रहे हैं कि वो आउट परफॉर्म करेंगे। तो उसमें पहला जो स्टॉक है वो हम टेक्नोलॉजी स्टॉक से लेंगे, बिरला सॉफ्ट, और वो लगभग 500 के आसपास में बंद हुआ। तो मौजूदा स्तर पे बाई करने की सलाह रहेगी। 488 का हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट हमारा 522 का रहेगा। टाइम फ्रेम हमारा 2 से 4 दिन का रहेगा। और जो दूसरा काउंटर है वो मेटल सेक्टर में से है, नेशनल एल्यूमिनियम। चार्ट पे अच्छा पुल बैक दिखा रहा है और कल के सत्र में डे हाई पे बंद हुआ था। वॉल्यूम के संग में ब्रेकआउट देखने को मिला 103 के आसपास में। तो मौजूदा स्तर पे बाई करें। 98 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 111 का टारगेट रहेगा। टाइम फ्रेम हमारा 2 से 4 दिन का रहेगा। ओके, तो ये दो कॉल्स हैं यहाँ पर खरीदारी करने की राय। नैल्को हम कल भी देख रहे थे, अच्छा एक्शन कल भी देखने को मिल रहा था और आज भी तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी अपना समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त आप सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो दो कॉल्स हैं उसमें पहला है पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 2680 के लेवल्स के लिए। टाटा स्टील दूसरा कॉल है जिसमें कि 1180 के लेवल्स के लिए खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1105 का। और निर्मल बैंक की तरफ से भी जो दो कॉल्स आ रहे हैं उसमें भी देखिए नाल्को में ही ये बुलिश हैं, 110 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज भी तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है बालाजी एमाइंस, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। 3240 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 30,040 का। तो आज जो भी कॉल्स भी आ रहे हैं वो भी खरीदारी की तरफ ही हैं और जो ओवरऑल सेटअप दिखाई दे रहा है, मूडा माहौल है, वो भी पॉजिटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो हरे निशान में आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं खबरों की। ढेर सारी खबरें भी हैं आज और सबसे पहले तो कल जो मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था जी एंटरटेनमेंट और सोनी को लेकर, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों के मर्जर अनाउंसमेंट के बाद कल एक कॉन कॉल भी हुई थी और उस कॉन कॉल में क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं और ज़्यादा अपडेट के लिए चलते हैं शरद दुबे के पास। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कल जो कॉन कॉल हुई थी उसमें क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो अभी इन रीसेंट जो न्यूज़ रहेगी उस कॉन कॉल में सबसे की टेकअवेज था कि जो OTT की जो दोनों प्रोग्राम्स हैं अभी जो है सेपरेटली ऑपरेट करेंगे और बाद में जब ये बोर्ड की मर्ज्ड बोर्ड होगी, मर्ज्ड आइडेंटिटी की, तब वो सोचेंगे कि दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, अब ZEE5 और सोनी लिव, उन्हें मर्ज करना है कि नहीं। तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। लेकिन जो मेजर फोकस था वो था कि कौन से नए सिनर्जीज आए, स्पेशली स्पोर्ट्स और गेमिंग में मेन फोकस रहेगा। अब इसका मतलब है कि जो कंपनी है ये मर्ज्ड आइडेंटिटी ये जो है बिडिंग करने लगेंगी स्पोर्ट्स राइट्स के लिए। जैसे IPL के इवेंट्स हुए तो एक कंबाइंड बिडिंग होगा और जो ओवरऑल फोकस रहेगा, जिस कैश डील हो रही है तो इसमें कैश आ रही है तो ये एक्विजिशंस करेंगे और एक्विजिशंस करेंगे स्पोर्ट्स में, गेमिंग में। तो इस पे जो है मेजर फोकस रहेगा। और अगर डील्स अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो सोनी के जो म्यूज़िक और फिल्म्स की जो प्रोडक्शन बिजनेस है वो इस मर्ज्ड आइडेंटिटी से बाहर रहेगी। हालांकि जो जी का प्रोडक्शन और म्यूज़िक बिजनेस है वो इस मर्ज्ड आइडेंटिटी के अंदर रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट है। और जो अगर जी की बेनिफिट्स देखें तो ओवरऑल देखा जाएगा तो उनकी इंटरनेशनल बिजनेस जो है
उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और जो टेक्नोलॉजीज आ रही है तो उससे स्केलिंग होगी, तो उससे क्या है ग्रोथ दिखने मिलेगा कंज्यूमर बेस में। और अगर सिनर्जी कॉस्ट की बात करें तो मैनेजमेंट कह रहे हैं लगभग 6 से लेकर 8% तक रेवेन्यू का टॉप लाइन का इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, और बाद में कॉस्ट में भी सिनर्जीज देखने मिलेगा, जिसमें जो मार्जिन्स है उसमें ओवरऑल जो है पुशअप देखने मिलेगा। ये सारा डील को कंप्लीट होने में लगभग 8 महीने का जो है एस्टिमेट जो है मैनेजमेंट्स में लगाए हैं, और ये कंपनी जो है फिर भी डिविडेंड पेइंग कंपनी अभी रहेंगी, और जैसे ये डील क्लोज होने के पहले $1.5 बिलियन जो है कैश इस मर्ज्ड एंटिटी में आएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो जी की कौन कॉल हुई थी, कुछ अपडेट निकल कर आए हैं। अर्शद, इसके अलावा आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, आपके प्राइमरी मार्केट्स में मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज है, यहाँ पे अच्छी एक्सपेक्टेशंस है लिस्टिंग की। सब्सक्रिप्शन भी देखें तो ऑलमोस्ट 53 टाइम्स हुई है, और इनका जो आईपीओ प्राइस है 796 रुपीज़ प्रति शेयर है। कोटक महिंद्रा बैंक भी रहेगा फोकस में। उन्होंने जो है फोर्ड की जो कंपनी है जो ऑलरेडी इंडिया से जो है ऑलरेडी निकल गए हैं, वो अपनी बिजनेस निकाल दिए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी जो पीवी फाइनेंसिंग की जो बिजनेस है उन्हें वो अक्वायर कर रहे हैं। और हाल ही में सितंबर में उन्होंने वॉल्क्सवैगन का भी व्हीकल फाइनेंसिंग का जो पोर्टफोलियो दोनों हायर किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक अच्छी लोन बुक आती है और प्रीमियम क्लाइंट आते हैं इसके साथ, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी कोटक महिंद्रा बैंक पे फोकस कर सकते हैं। मैरिको भी रहेगा फोकस में। कैबिनेट ने जो है एमएसपी प्राइसेस का जो है वो अप्रूव कर दिया और उन्हें इंक्रीज़ कर दिया है, लगभग 255 रुपये प्रति क्विंटल पे जो इंक्रीज़ आया, तो एक टाइप से प्रेशर मैरिको में पड़ सकता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में जो है क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ जुटाने की जो है मंजूरी दी गई है। एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। वेदांता भी रहेगा फोकस में। उनके जो प्रमोटर कंपनी है उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 6.8 करोड़ शेयर्स, जो ट्रांसलेट करता है 2% इक्विटी के, उन्होंने खरीदे लिए हैं, और उनका जो स्टेक है लगभग 65% से 67% हो जाएगा, और वो एनसीडीज से भी 1000 करोड़ जुटाने का जो है विचार करेंगे 27 सितंबर को। और आखिरी में जी शिपिंग रहेगा फोकस में। जो कंपनी है वो बाईबैक के बारे में सोचेंगी अपने 27 दिसंबर की मीटिंग के ऊपर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो खबरें भी ढेर सारी हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, लेकिन एक और खबर का रुख कर लेते हैं। कल आरबीआई ने एमपीसी के मिनट्स जारी किए थे, जिसमें कि कहा गया है कि ओमिक्रॉन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में चिंता बढ़ी है। और क्या कुछ डिटेल्स हैं इस मिनट्स के, ये भी समझ लेते हैं। अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंकुर, गुड मॉर्निंग, बताइए आरबीआई की मिनट्स में क्या कुछ निकल कर आया है? अनिश्चितता ही निश्चितता के तौर पर उभर रही है। जी हां, यही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स में कहा है। हालांकि उनका स्टेटमेंट तो इंग्लिश में आता है, मैं हिंदी में जो भी नियरेस्ट अनुवाद हो सकता है वो आपको पढ़कर बता रहा हूं। और उन्होंने ये जो बताया है कि जो अभी जो अनिश्चितताएं हैं और उसके लिए जो कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट है उसकी जरूरत थी, और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6 के 6 मेंबर ने रेट्स को स्टेटस को रखने के लिए वोट किया था। आपको याद होगा कि सिर्फ एकोमोडेटिव स्टांस रखने के लिए एक मेंबर का डिसेंट था, जो कि प्रोफेसर जयंत वर्मा है। बाकी 5 मेंबर्स ने एकोमोडेटिव स्टांस को भी रिटेन करने के लिए वोट किया था। जो इसके अलावा आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा था कि जो ग्लोबल स्पिल ओवर्स हैं उसका इम्पैक्ट अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है, और जो सबसे बड़ा रिस्क है इस समय वो है ओमाइक्रॉन, जिसका खतरा अभी भी बना हुआ है। जो इकलौता डिसेंटर या फिर हम बोल सकते हैं अकेले जो मेंबर थे जिन्होंने एकोमोडेटिव स्टांस को अपोज किया था वो थे प्रोफेसर जयंत वर्मा, और उनका कहना था कि मॉनेटरी पॉलिसी अब सही टूल नहीं है कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, और कोई ऐसा डेटा सजेस्ट नहीं करता है कि जो नया वेरिएंट भी आया है उससे क्या मटेरियल इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो एकोमोडेटिव स्टांस को मेंटेन नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो रिवर्स रेपो है 3.35% पर, उसको ले जाकर अब 4% का रास्ता, 4% का सफर तय करना चाहिए। मतलब रिवर्स रेपो में हाइक वो वकालत कर रहे थे, और एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई का जो है उस पर उनका विचार था कि आरबीआई को ये अभी का जारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां अभी चेंज हो चुकी हैं। ओके, तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स कल जारी हुए हैं,
और इसमें क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि 5:1 के साथ ही एक्यूमुलेटिव स्टैंस यहाँ पर निकल कर आया था। इस पर हम आगे आने वाले शोज में और भी चर्चा करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि आरबीआई की एमपीसी के मिनट्स को कैसे देखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अब एक बार नज़र डाल लेते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स पर, वहाँ पर किस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं एक बार देख लेते हैं। और आज फोकस है जी लिमिटेड पर ही। सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है उसने जी में खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 415 रुपए प्रति शेयर का दिया है और इनका मानना है कि इस मर्जर के बाद जो वैल्यूएशंस है कंपनी के वो फिर से अपने हाईएस्ट लेवल पर यानी कि 30 के पी मल्टीपल्स पर जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आई है, इस पर नजर रखें। और एक डोमेस्टिक रिपोर्ट भी शेयर की है मोतीलाल ओसवाल ने जी पर, और रेटिंग अपग्रेड कर दी है, अपग्रेड कर खरीदारी करने की राय दी है और लक्ष्य 425 रुपए प्रति शेयर का देख रहा है। और इनका भी मानना है कि मर्जर के बाद एक बड़ा प्लेयर के तौर पर कंपनी उभर कर आएगी और आने वाले समय में जी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे और बैलेंस शीट थे उसमें भी आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। तो ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं, 425 तक के लेवल्स देख रहे हैं कंपनी पर, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की और खबरों का पूरा एक्शन हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज नज़र कहाँ रखें ये भी एक बार समझ लेते हैं। क्वर्जी ग्रुप के रवि देओरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। रवि गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में क्या करें, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज कमोडिटीज मार्केट में जो माहौल है वो थोड़ा बुलिश साइड ज्यादा है। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स है उसमें 9650 से लेकर 96 की जो गिरावट है वो पर्टिकुलर नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव है। एज वेल एज देखें तो जो ये ओमिक्रॉन के लिए जो पील्स आई नहीं, एज वेल एज जो कमेंट्स आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है वो माइल्ड है, तो उससे एक डिमांड रिकवरी की भी एक थीम बेस मेटल्स में अच्छी प्ले आउट हो रहे। तो आई थिंक यहाँ पे फोकस करना चाहिए। आज का पूरा जो थीम है वो पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स के वीकनेस एज वेल एज ग्लोबल मार्केट रिकवरी के ऊपर रहेगा। तो आई थिंक इसमें सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम पे रहेगा। बेस मेटल्स में कल अच्छी रिकवरी थी, वहीं एल्यूमिनियम में पहले ही बॉक्साइट शॉर्टेज के लिए एंड साथ में जो इन्वेंट्री शॉर्टेज की एक प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको आज के दिन दिखना चाहिए। 230 के टारगेट के लिए इसको बाय करें, 222 के करीब एक स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड जो मेरा रिकमेंडेशन गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी आई है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी गोल्ड है। तो आई थिंक वहाँ पे एक फोकस करें। जो अनसर्टनिटी वाला माहौल था उससे जो बाहर निकल रहा है 1800 के ऊपर इंटरनेशनल बेंचमार्क ट्रेड कर रहा है, तो उसका भी एक बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। 48,500 के टारगेट के लिए गोल्ड के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, 47,810 का स्टॉप लॉस लगा ले। तो दोनों एल्यूमिनियम एंड गोल्ड ये दोनों आज इंट्राडे के लिए टॉप पिक रहेगी। ओके, तो इंट्राडे के लिहाज से आपको ये दोनों ही रणनीति सुझा दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एल्यूमिनियम में खरीदारी करिए, गोल्ड में गोल्ड में भी खरीदारी करने की ही राय दी जा रही है 48,500 के लेवल्स के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।